हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड मेकर गुरुजी में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर हम पढ़ रहे थे, जिसमें हमने फोर्स को देखा था कि फोर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के आपके फोर्स होते हैं, कैसे उसके कॉन्सेप्ट को हमने समझा था कि जो फोर्स होता है बेसिकली हम लोग उसके इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, और साथ में वहाँ पे इनर्शिया का भी केस देखा था। एक बार फिर से हम इनर्शिया की बात कर लेते हैं। इनर्शिया की अगर हम बात करें तो इनर्शिया में बोला जा रहा है कि कोई बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है तो आपके रेस्ट में रहेगी, अगर आपका कोई बॉडी मोशन में है तो आपका मोशन में है, जब तक कि उस पर कोई आपका एक्सटर्नल आपका फोर्स न लगाया जाए। लेकिन यह आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ होता है। उसमें आपकी इनर्शिया में यह बोला गया था कि इनर्शिया जो होता है बहुत ही आलसी होता है। आलसी इन द सेंस कि अगर वह रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर वह मोशन में है तो आपका मोशन में रहना चाहता है। कुछ इनर्शिया का पॉइंट हम आपका ऐड करा देते हैं तो वह आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ हो जाता है, जो आपका न्यूटन का प्रथम आपका नियम हो जाता है। कुछ हम पॉइंट्स को ऐड करते हैं। उससे पहले हम समझ लेते हैं कि आपका न्यूटन की फर्स्ट लॉ में क्या बोला जा रहा है, उसको हम लोग देख लेते हैं। अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन इन स्ट्रेट लाइन। इसमें बोला जा रहा है कि अगर कोई बॉडी है जो आपका रेस्ट में है तो आपका रेस्ट में रहेगा, और अगर वह बॉडी आपका मोशन में है तो वह आपका मोशन में रहेगा विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। और एक आपके स्ट्रेट लाइन पाथ पे चल रहा है, एक सीधे आपके पथ पे चल रहा है, और स्पीड क्या है, एक यूनिफॉर्म स्पीड है, अनलेस इट इज कंपाइल्ड बाय एन एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स। इसको ध्यान में रखिएगा, अनबैलेंस्ड आपका एक्सटर्नल फोर्स जब तक आपका न लगाया जाए तब तक वह आपका स्टेट में उसके मोशन में आपके चेंजेस नहीं होंगे। यह आपका 2 बार लिखा गया है तो इसको आप मिटा सकते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसमें क्या बोला जा रहा है कि आपका न्यूटन के फर्स्ट लॉ में यह बोला जाता है कि अगर कोई बॉडी आपके रेस्ट में है तो वह रेस्ट में रहेगा, अगर कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो वह मोशन में रहेगा। कब तक रहेगा, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपका न लगाया जाए तब तक वह आपका मोशन में रहेगा। एग्जाम्पल के तौर पे हम बात करें तो अगर कोई आपकी कार है, ठीक है, आपके घर के बाहर आपकी कार खड़ा है तो क्या वो अपने आप चलने लगती है? ऐसा तो नहीं होता है। ऐसा होने लगेगा तो आप डरने लगेंगे कि अरे ये कार जो है आपकी डरावनी कार है, अपने आप ये दौड़ती है। ऐसा नहीं होता है ना, वो आपके रेस्ट पोजीशन पे, अगर आपके घर के बाहर कार खड़ा है तो वह आपका रेस्ट पोजीशन पे रहेगा, जब तक कि उसको आप चलाएंगे नहीं तब तक वह आपका रेस्ट पोजीशन पे रहेगा। अगर कोई आपकी बॉडी मूव कर रही है, कोई आपकी कार चल रही है, जब तक कि हम ब्रेक ना लगाएं या कोई एक्सटर्नल आपका अनबैलेंस फोर्स ना लगाएं तब तक वह आपका मूव करता रहेगा। इसी को आपका न्यूटन का फर्स्ट लॉ बोलता है। न्यूटन ने यह नियम दिया है कि अगर कोई बॉडी है, कोई आपके रेस्ट पोजीशन पे है तो वह तब तक रेस्ट पे रहेगा जब तक कि हम उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं, और कोई बॉडी आपकी मोशन में है तो तब तक मोशन में रहेगी जब तक आपको कोई एक्सटर्नल फोर्स उसको न लगाए कि वह आपका मोशन से आपका रेस्ट में आ जाए या रेस्ट से मोशन में आ जाए। उसको आपका बोला जाता है न्यूटन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ इसको बोला जाता है। कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। जैसे कि सपोज करिए कि आपका एक बुक है, आपका बुक है तो क्या होता है, इसके लिए बुक रखा है टेबल पे, अगर आप उसको फोर्स नहीं लगा रहे तो वह आपका स्टेशनरी पोजीशन पे, रेस्ट पोजीशन पे कब तक रहेगा, जब तक आप उस बुक को टेबल से हटा ना ले तब तक वह आपका उसी पोजीशन पे रखा रहेगा। जब तक आप एक्सटर्नल फोर्स, हम क्या कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, उसको उठाने में जो आपकी एनर्जी वेस्ट हो रही है वह आपका फोर्स के रूप में हम लोग उसको उठा रहे हैं, तो वो आपका एक्सटर्नल फोर्स हो गया। उसको हम लोग न्यूटन के फर्स्ट लॉ के अंतर्गत आपका डील करते हैं। इसको ध्यान में रखिएगा। न्यूटन ने आपका 3 नियम दिया है, उसको हम लोग बारी बारी से समझ लेते हैं इसके कॉन्सेप्ट को। तो हमने जाना कि जो न्यूटन का पहला नियम है उसमें यह बोला जाता है कि अगर कोई बॉडी आपके रेस्ट में है और या मोशन में है तो तब तक रहेगी जब तक कि कोई एक्सटर्नल आपका एजेंट या कोई एक्सटर्नल अनबैलेंस फोर्स आपका न लगाए। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है आपका मोमेंटम है। मोमेंटम मैंने इसलिए लिया है कि उसे कि न्यूटन के सेकेंड लॉ आपको मोमेंटम पर ही बेस्ड है, तो आपको मोमेंटम जानना बहुत जरूरी है, जिसको हिंदी में आपका संवेग बोलते हैं। ठीक है, इसको हम लोग P से डिनोट करते हैं। P बराबर होता है आपका मास इंटू में आपका वेलोसिटी होता है, P बराबर m इंटू वी होता है, जिसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। या आप बोल सकते हैं कि P जो होता है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है m के,
और p डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसकी वेलोसिटी के। ठीक है, अब हम मोमेंटम की बात कर लेते हैं कि मोमेंटम क्या होता है। तो मोमेंटम जो होता है आपका प्रोडक्ट होता है मास इनटू में आपके वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है, उसको हम लोग मोमेंटम बोल रहे हैं। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो मास की यूनिट क्या होती है आपकी केजी होती है, और वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकेंड। तो आपका इसकी यूनिट होगी आपकी केजी मीटर पर सेकेंड। डायरेक्टली आपके जो आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें बोल दिया जाएगा कि मोमेंटम की कौन सी यूनिट है, आपका 4 ऑप्शन दे देगा, तो आपको बताना रहेगा या यह लिख देगा और बोल देगा कि इसमें से कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसकी यूनिट आपकी यह है। और साथ में मोमेंटम के लिए डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ती है, तो ये भी आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी SI यूनिट आपकी जो है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और साथ में ये आपका वेक्टर क्वांटिटी है। इसमें आपकी डायरेक्शन के साथ साथ मैग्नीट्यूड की मीन्स आपका मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन की भी रिक्वायरमेंट पड़ती है मोमेंटम में। ठीक है, मोमेंटम आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, कनेक्ट कर पा रहे होंगे। एक एग्जांपल के तौर पे बात करें, अगर मोमेंटम की बात करें तो सपोज करिए कि आपका एक डॉगी का बेबी है। ठीक है, डॉगी ले लीजिए। ठीक है, डॉग है, आपके पास एक डॉग है और साथ में आपके पास क्या है एक आपका हाथी है। हाथी न लीजिए, हाथी तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, हाथी का बच्चा ले लीजिए। ठीक है, हाथी का बेबी ले लीजिए और डॉग ले लीजिए। आपसे बोलिए कि कौन आपको मतलब आप ले जाएंगे किसी चीज़ को, तो उसको दूर ले जाएंगे, मतलब कहीं उठा के ले जाना, शिफ्ट करना है, तो किस पे ज़्यादा आपको फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप बोलेंगे कि सर जो फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी वो आपकी हाथी का जो बच्चा है उस पर ज़्यादा फोर्स लगेगा, क्योंकि उसका मास आपका ज़्यादा है। तो जो आपका मोमेंटम होता है वो आपका फोर्स पे ही डिपेंड करता है। फोर्स बराबर होता है मास इनटू में आपका एक्सीलरेशन। ठीक है, तो जो आपका सेकेंड लॉ है इसी पे आपका बेस्ड है, मोमेंटम पे ही बेस्ड है। इसमें आपकी फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है, इसको ध्यान में रखिएगा, फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। तो आप बोल सकते हैं कि जो मोमेंटम है वो मास के ऊपर भी डिपेंड करता है और साथ में उसकी वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम बात करें तो हम बात कर लेते हैं, पहले सेकेंड लॉ की बात कर लेते हैं, फिर हम मोमेंटम वाले टॉपिक पे फिर से आएंगे। बस आप इतना जानें कि जो मोमेंटम होता है उसका जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है m इंटू वी, जिसको आपका मास इंटू में आपका वेलोसिटी बोलते हैं, जिसकी यूनिट आपकी केजी मीटर पर सेकेंड होती है। और साथ में यह आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है जो आपके मास और वेलोसिटी दोनों पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट आपका न्यूटन का सेकेंड लॉ होता है, न्यूटन का आपका द्वितीय नियम की बात करते हैं। द रेट ऑफ change of momentum of a body is directly proportional to the applied force and take place in the direction in which force एक्स, जिस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रहा है उसको हम लोग मोमेंटम बोलते हैं। मोमेंटम का रेट ऑफ चेंज का मतलब टाइम की बात की जा रही है। आपका फोर्स बराबर होता है मास इनटू में एक्सीलरेशन। ठीक है, मास इनटू में एक्सीलरेशन होता है। आप बोल सकते हैं यहाँ से आपका ए को लिखना रहे तो आपका एम इनटू में आपका लिख सकते हैं मास को, क्या एक्सीलरेशन को क्या लिख सकते हैं v माइनस यू बाई आप टी लिख सकते हैं। यही आपका इसमें बोला जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, जो आपका फोर्स होता है वो आपका होता है F बराबर एम इंटू ए होता है। तो यहाँ से ए बराबर हम लिखना चाहें तो F बाई ए, अगर हम आपका F बाई एम बराबर लिखना चाहें तो यहाँ से आपका F बाई ए हो जाएगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो मास होता है वह एक्सीलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और साथ में यहाँ पे बोला जा रहा है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, मतलब F के जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम की बात की जा रही है। मोमेंटम अपॉन में टाइम की बात की जा रही है। जी हाँ, मोमेंटम अपॉन में टाइम की ही बात की जा रही है। तो आप बोल सकते हैं कि जो आपका फॉर्मूला हो गया मोमेंट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब टाइम की बात की जा रही है। तो आप यहाँ से बोल सकते हैं कि F बराबर मास इंटू में एक्सीलरेशन हो गया, या आप बोल सकते हैं कि m इंटू में v माइनस यू अपॉन में t हो गया। यहाँ से अगर इसकी यूनिट की हम बात करें तो आपका न्यूटन ही होता है, किसी की फोर्स की बात की जा रही है, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर की ही बात की जा रही है। तो इसमें बोला क्या जा रहा है आखिर,
इसमें देखिए बोला जा रहा है कि सेकेंड लॉ में बोला जा रहा है कि जो आपका किसी बॉडी का जितना फोर्स आपका लगता है वो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के बराबर होता है, और ये आपका टेक्स प्लेस करता है कि जितना फोर्स आपका उस पर लग रहा है। एक एग्जांपल से हम इसको क्लियर करते हैं। सपोज करिए कि आप कांच की बॉटल ले लीजिए, कांच की बॉटल ले लीजिए और अपने बिल्डिंग पे फ्लोर पे जो आपका छत है उस पर चढ़ जाइए और उस कांच की बॉटल को आप ड्रॉप कराइए। ड्रॉप कराएंगे तो क्या देखेंगे? कोई ऐसा जादू तो देखेंगे नहीं। देखेंगे यह कि कांच की जो बॉटल है आपके फर्श पे गिर रही है और वह आपकी टूटे जा रही, ब्रेक हो जा रही है। तो हो क्या रहा है? हो यह रहा है कि जब आपने कांच की बॉटल को आपके छत के ऊपर से फेंका तो उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी आपकी जीरो थी। इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, लेकिन वह ग्राउंड तक आते आते उसमें आपकी वेलोसिटी जो होगी मैक्सिमम होगी। ग्राउंड के पास आते आते मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, क्योंकि हमने आपका मोशन वाले चैप्टर में पढ़ा है कि अगर हम लोग किसी भी बॉडी को आपको ऊपर से नीचे की तरफ गिराते हैं तो आपका जो ऊपर आपकी वेलोसिटी थी वो आपकी जीरो थी, लेकिन आपका जब नीचे आती है तो उसकी वेलोसिटी जो होती है आपकी तेजी से इंक्रीज करती है और आपके फर्श पे आते ही, जो ग्राउंड फ्लोर पे आते ही टकराते ही उस समय वेलोसिटी आपकी मैक्सिमम हो जाती है, वह आपका खत्म हो जाता है। देन वहाँ पे चीज़ें खत्म हो जाती हैं। तो होगा क्या कि अगर हम लोग कांच की बोतल को गिराएंगे, ठीक है, कांच की बोतल को गिराएंगे तो वह आपके फर्श पे आते आते वो आपका क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। एक एग्जाम्पल छोटा सा ले लेते हैं। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं कि अगर आपका कोई छोटा सा मांस है उसको आपको फेंका जा रहा है, ठीक है, कोई छोटा सा बच्चा आपके घर में और कोई आपका मांस कोई भी बॉल हो गया धीरे से आपको फेंक रहा है, तो आप जान रहे हैं कि उस पर जो फोर्स लगा रहा है वह कम लगा रहा है और साथ में जो बॉल का मास है वह भी कम है, तो आपको चोट कम लगेगा, तो आप निगलेक्ट कर देते हैं। लेकिन अगर कोई वही बड़ा बच्चा है, आपका कोई फ्रेंड सर्कल में आपको बॉल कस के खींच के फेंक रहा है, तो आप क्या करेंगे? गुस्सा आ जाएंगे, कह देंगे कि कैसे उसने मारा बॉल को। तो उस केस में क्या हो रहा है? हो यह रहा है कि उस केस में फोर्स ज़्यादा लगा रहा है और साथ में मास भी आपकी फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। हम लोग देखते हैं कि जो मास होता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, लेकिन एक्सेलरेशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो सेम क्राइटेरिया यहाँ पे भी ये चीज़ें आपकी फॉलो कर रहा है। तो आपका सेकेंड लॉ में यही बताया गया कि जो कांच की बॉटल है आपका जो होता है कि आपको ऊपर से नीचे अगर हम लोग गिराते हैं तो नीचे फर्श पे अगर सपोज कीजिए कि आप गद्दा बिछा दीजिए, गद्दा मतलब 2 सीट का आपका बेड बिछा दीजिए, इतना बेड, तो आप अब बॉटल को फिर से गिराइए। बॉटल को छत पे अपने गया और नीचे आपका गद्दा है, मोटा रजाई का गद्दा है, आप फिर से बॉटल को गिराएं तो बॉटल क्या टूटेगा? 2 केसेस हो सकते हैं, या बॉटल बहुत ज़्यादा पतला रहा तो टूट भी सकता है, नहीं भी टूटेगा, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपका कांच का जो बॉटल है वह आपका टूटेगा नहीं। वो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि टूटेगा नहीं। क्यों नहीं टूटेगा? हो गया कि जो आपका गद्दा है उस पर यह करेगा कि कांच की बोतल आएगी, पहले दबेगी, फिर थोड़ा सा ऊपर होगा, फिर जंप करेगा, फिर ऐसे ऐसे करते करते एक आपका टाइम पीरियड में वह आपकी जो उसकी वेलोसिटी होगी, जो ऊपर आपकी जीरो थी नीचे आते आते मैक्सिमम होगी। एक केस ऐसा है कि वेलोसिटी आपकी रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी, जीरो आ जाएगी। उस केस में आपका जो होगा फोर्स कम लगेगा, तो उस केस में आप बोल सकते हैं कि जो बॉटल होगा वो आपका ब्रेक नहीं होगा। जी हाँ, कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक करते चलिए, और साथ में चैनल पे नए हैं तो इस तरीके के अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दबा के शेयर कीजिए। और साथ में अगर आप मेरे यहाँ के कंप्लीट कोर्सेज को ज्वाइन करना चाहते हैं तो जो कंप्लीट कोर्स की क्लासेस है वो मोबाइल एप्लीकेशन पे रन करता है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहां से उसको डाउनलोड कर लीजिए। वहां पे आपके कंप्लीट कोर्सेज की कंप्लीट क्लासेस आपको मिल जाएंगी, जो आपके मोबाइल एप्लीकेशन माइंड मेकर गुरुजी पे रन करता है। हम थे आपके कांच की बोतल और बेडशीट, मतलब बेडशीट नहीं गद्दा था, तो उसमें आप देख रहे हैं कि जो आपका टाइम लग रहा है वह आपका टाइम क्या हो गया? बढ़ गया। पहले आपका बॉटल जब गिर रहा था फर्श पे तो वह आपका एक लिमिटेड समय में गिरा था, अब आपका जो रेस्ट में उसको आने के लिए समय थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, समय बढ़ गया। तो यहाँ पे आपका टाइम फैक्टर इंपॉर्टेंट है। एक एग्जाम्पल के तौर पे हम बात कर लेते हैं। जैसे आप क्रिकेट खेलते होंगे, बहुत सारे आपके क्रिकेट के लवर हैं यहाँ पे जो भी वीडियो देख रहे हैं, तो आपका क्रिकेट के बॉल जैसे हम लोग कैच पकड़ते हैं तो ऊपर नहीं पकड़ते, हम लोग थोड़ा सा पीछे करते हैं। क्या करते हैं कि टाइम पीरियड बढ़ाने के लिए जब यहाँ पे पकड़ेंगे तो वह जो आपका बॉल आ रहा है बहुत तेजी से आ रहा है, तो आपका कैच जो होगा छूट भी सकता है। ऐसे पकड़ रहे हैं तो कैच छूट भी सकता है, तो क्या करते हैं हम लोग ऐसे करके थोड़ा सा पीछे हाथ को मूव कराते हैं, पीछे
हाथ को आप मूव कराते तो वहाँ पे आपका जो समय हो गया उस बॉल को मूव करा मतलब पकड़ने के लिए टाइम पीरियड जो हो गया वह आपका क्या हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। टाइम पहले कम लग रहा था, अब ज़्यादा हो गया। तो टाइम पीरियड अगर आपका ज़्यादा हो गया तो उस केस में आप उसको, आपका फोर्स जो हो जाएगा आपका कम हो जाएगा। उस केस में उसको आप आसानी से कर सकते हैं। कांच का बॉटल जो होगा टूटेगा नहीं और साथ में आपकी मम्मी मारेगी नहीं। ठीक है, तो ऐसा ट्राई नहीं करना है आपको। बेसिकली जो रूल था उसको हमने बता दिया कि आपको, हमको रियलाइज यही कराना था कि टाइम पीरियड जो यहाँ पे फैक्टर है वह भी आपका बहुत ज़्यादा मैटर कर रहा है। तो आप इसको बोल सकते हैं कि जो आपका यहाँ से जो हो गया F बराबर मास इंटू में एक्सेलरेशन हो गया, न्यूटन का सेकेंड लॉ है। मास इंटू में वेलोसिटी माइनस आपका v माइनस यू बाई टी हो गया। यहाँ से इसकी यूनिट आप न्यूटन जानते हैं। बहुत ही तेज आप छात्र हैं और होनहार भी हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा कि उसके क्वेश्चन जो आते हैं कॉन्सेप्ट पे आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। हम लोग प्रीवियस ईयर पेपर को शूट करेंगे, उसके लिए आप परेशान मत होइए। सभी क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। न्यूटन के थर्ड लॉ की बात कर लेते हैं। व्हेनेवर वन बॉडी एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अनदर बॉडी, द सेकेंड बॉडी एक्सर्ट एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स ऑन द फर्स्ट बॉडी। इसमें क्या बोला जा रहा है, न्यूटन का आपका थर्ड लॉ है। इसमें बोला जा रहा है कि कोई भी बॉडी आप एक्शन लेते हैं किसी चीज को तो वह आपका रिएक्शन फोर्स जो है वह भी आपको रिएक्शन फोर्स लगाता है। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इसको ध्यान में रखिएगा, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाता है पहले बॉडी पे जो आपका एक्शन ले रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे कि आप अर्थ पे चल रहे हैं, हाँ हम लोग अर्थ पे ही चलते हैं, पृथ्वी पर ही चलते हैं, आकाश में नहीं। ठीक है, तो अर्थ पे हम लोग चल रहे हैं, तो ऐसे ऐसे हम लोग चल रहे हैं। तो क्या कर रहा है कि हम लोगों का जो पैर है वो आपके अर्थ पे फोर्स लगा रहा है। तो अर्थ पे फोर्स लगा रहा है, वह आपका जो है अपोजिट रिएक्शन फोर्स लगा रहा है और हम लोग आपको चल पा रहे हैं। तब हम चल पा रहे हैं, नहीं तो फिसलते रहते हैं। तो वहाँ पे आपका फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है। तो आप कह सकते हैं कि अगर आप किसी भी बॉडी पे फोर्स लगाते, किसी चीज़ को धक्का देते हैं तो अपोजिट डायरेक्शन में सेम आपका फोर्स एक्सर्ट करता है आपकी पहली बॉडी पे। जो बॉडी आपका लगा रहा है उस पर ही लगता है। लेकिन इसको ध्यान में रखिएगा कि जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो क्या सेम बॉडी पे लगता है या डिफरेंट बॉडी पे लगता है। तो जो एक्शन और रिएक्शन फोर्स है वो आपका डिफरेंट बॉडी पे लगता है। सपोज करिए कि अगर आपने गाल पे थप्पड़ मारा तो जो एक्शन का फोर्स है इस गाल पर है और आपका रिएक्शन जो है हम लोगों को हाथ को झेलना पड़ रहा है। अगर कोई मोटा आटा कट्टा आपने मारा उसको, उसने दो ठो आपको रिएक्शन फोर्स के बदले उसने ज़्यादा अच्छे फॉर्म में चीज़ों को दे दिया। तो इसीलिए आपको लड़ाई झगड़ा नहीं करना है, आपको यहाँ पे एक्शन और रिएक्शन फोर्स की बात करना है। तो इसमें यह बोला जा रहा है कि कोई बॉडी आपका फोर्स एक्सर्ट करता है किसी अनदर बॉडी पे, तो जो सेकेंड बॉडी होगा वह आपकी पहली बॉडी पे सेम एंड इक्वल आपके डायरेक्शन में फोर्स लगाएगा पहली बॉडी पर। इसको आप ध्यान रखिएगा। जो आपका बॉडी फोर्स लगा रहा है उसको एक्शन बोलते हैं, जो आपका दूसरा बॉडी फोर्स लगा रहा है उसको आपका रिएक्शन बोलते हैं। एक्शन और रिएक्शन फोर्स जो होता है इक्वल होता है और अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसका एकदम प्रैक्टिकल हम एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आप गोली और बंदूक रहता है, ठीक है, ये सपोज करिए कि आपका गोली है, ये बंदूक है, ठीक है। क्या करते हैं, फायरिंग करते हैं। तो अगर नव सीखिया होगा, मतलब नया नया आपका फायरिंग करने वाला होगा तो उसको झटका लगेगा, उसका हाथ भी छिल जाएगा। या आप जानते हैं देसी कट्टा जो आपका, उसको हम बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। तो बेसिकली इसमें होता ही है कि एक्शन और रिएक्शन फोर्स इसमें भी वर्क करता है, लेकिन आपका मास के ऊपर डिपेंड करता है। सपोज करिए कि आप अगर हैवी हैं तो आपको रिएक्शन फोर्स कम महसूस करना पड़ेगा। अगर यही आप कमज़ोर हैं तो रिएक्शन फोर्स बहुत ही तेज़ी से आप महसूस करेंगे। एक आपका जो होता है मास भी नाम की चीज़ होती है। जैसे आप पृथ्वी पर अगर आप एक्शन फोर्स लगा रहे हैं तो आपको रिएक्शन फोर्स महसूस होता है, लेकिन आप अगर पृथ्वी को एक्शन फोर्स लगा रहा है तो उसका मास भी तो डिपेंड कर रहा है, मास भी तो एक फैक्टर है। तो इसको भी ध्यान में रखिएगा कि मास और एक्सेलरेशन दोनों फैक्टर है। एक्शन और रिएक्शन फोर्स के लिए वो आपका जो फायरिंग वाला है एक केस आपके कंफर्म आते हैं, जो आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कि जो आपका जैसे बोला जाता है कि आपका बोला जाएगा कि जो बंदूक है वो इतने केजी का और उसकी वेलोसिटी जो है इतनी है और गोली जो है उसका मास इतना है, तो गोली कितने आपके रिक्वायर्ड वेलोसिटी उसको बताइए। आपका ऐसा केस आपके मोमेंटम पे जो बेस्ड रहते हैं ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो बस आप इतना जान लीजिए कि कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में यही बोला गया है। जो फॉर्मूला है उसको मैं बता दे रहा हूँ, m1
U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू हो जाएगा M1 V1 प्लस आपका M2 V2। ये आप याद कर लीजिए, M1 आपका इनिशियल मास है, U1 आपका इनिशियल वेलोसिटी है। और इनिशियल वेलोसिटी देखिए आपके दो केस में है, एक स्टार्टिंग, एक आपकी बाद की है फाइनल, और आपका उसके बाद का फाइनल वेलोसिटी। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं कि M1 U1 प्लस M2 U2 इक्वल टू हो जाता है M1 V1 प्लस M2 V2। उम्मीद करते हैं कि आपको सभी चीज़ें एक अच्छे फॉर्म में, आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आती हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है, थोड़े से भी मेरा चेहरा जो है अच्छा लग रहा है, तो वीडियो को लाइक भी कर दिया करिए, क्योंकि कि आप ही लोगों के लिए इतनी मेहनत की जाती है। और साथ में हम बता दें कि न्यूटन का फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड लॉ में कौन सा इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट की बात करें तो आपका सेकेंड लॉ से भी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और मैक्सिमम आपका थर्ड लॉ, ठीक है, थर्ड लॉ एक्शन और रिएक्शन फोर्स से तमाम आपके देखने को मिलते हैं। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपके देखने को मिलते हैं। और साथ में मोमेंटम पे भी बेस्ड, जो आपके कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पे भी बेस्ड आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग बारी बारी से प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन को डिटेल में एनालिसिस करते हुए करेंगे, तो उसके लिए परेशान मत होइए। अगर आपने क्लासेस को नहीं ज्वाइन किया तो जो कंप्लीट कोर्स की क्लासेस हैं वो माइंड मेकर गुरुजी मोबाइल एप्लीकेशन पे रन कर रहा है, और इसी तरीके से हम लोग वीडियो सेशन को देखते हैं, उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और साथ में सभी क्वेश्चन को डिकोड भी करते हैं, अच्छे फॉर्म में डिकोड भी करते हैं। पहले लॉ में बोला जा रहा है कि अगर कोई आपका रेस्ट में है वह तब तक रेस्ट में रहेगा जब तक कि कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए, और अगर मोशन में है तो वो तब तक मोशन में रहेगा जब तक कि आपका कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाया न जाए। और दूसरे में आपका जो बेस्ड है ये आपका मोमेंटम पे बेस्ड है। इसमें बोला जा रहा है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को ही आपका सेकेंड लॉ बोलते हैं न्यूटन का। और तीसरे में बोला जा रहा है कि आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स से जो हम किसी बॉडी पे किसी बॉडी को सबसे पहले आपका कुछ भी करते हैं तो वो आपका एक्शन के फॉर्म पे करते हैं, और वो बॉडी आपको अपोजिट फोर्स अगर लगाती है तो उसको आपका रिएक्शन फोर्स बोलते हैं। और ये आपका कंफर्म होता है अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में फॉलो करते हैं, तो आप चलते हैं तो उसमें भी आपका एक्शन और रिएक्शन फोर्स लगता है, लेकिन हम लोगों को महसूस नहीं होता है। या हम लोग पृथ्वी पर क्यों आपका एक्शन फोर्स जो लगाते हैं वो पृथ्वी क्यों पीछे नहीं भाग जाती है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और रियल एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। जैसे कि आप नाव जो होता है, नाव पे आप ट्रेवल करते हैं, तो जैसे कि नाव पे आप चढ़ते हैं, नाव से उतरते हैं, तो जब उतरते हैं तो क्या करते हैं, दौड़ के उतरते हैं। तो नाव क्या करती है, आपको जो है अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कराती है। सपोज करिए कि ये आपका नाव है, ठीक है, ये आपका नाव है, मैं ऐसे ही आपका रफ स्केच बना दे रहा हूँ, और यहाँ पे आप खड़े हैं, ठीक है, यहाँ पे आप खड़े हैं, तो आप इसको मूव कराते हैं यहाँ पर आने के लिए। तो नाव जो होती है थोड़ी सी पीछे भी मूव करती है, वो डिपेंड करता है कि आपका मास कितना है। जैसे आप नाव से उतरते हैं तो देखते हैं कि नाव भी थोड़ा सा पीछे की तरफ मूव करेगा, और वह आपको मूव कराने की प्रयत्न करेगा। जैसे हम लोग चल रहे हैं तो पृथ्वी पर हम लोग आपका एक्शन फोर्स लगा रहे हैं, तो वह भी आपका रिएक्शन फोर्स लगाती है, और हम लोग इससे चल पाते हैं। आप जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे इसका कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा। यह था आपका फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन चैप्टर का कंप्लीट वीडियो लेक्चर। उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा, और साथ में इसके क्वेश्चन आंसर सेशन की बात करेंगे कि जो भी आपके प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे गए हैं उसको हम लोग बारी बारी से देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्क और आपके एनर्जी की बात करेंगे, उसमें हम लोग देखेंगे इसी तरीके की वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, वंदे मातरम।